बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 3 मई है, यानी मई की 3 तारीख मंडे है और 20 रमज़ानुल मुबारक है। कल होपफुली 21 रमज़ान यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन शायद क्लासेस नहीं होंगी और बहरहाल वो नोटिफिकेशन आपके पास आ ही जाता है, और नहीं भी आए तो भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम ऐसे में क्लासेस कंटिन्यू रख सकें। तो आज लेक्चर है 8.2 और आज हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड डिस्कस करना है। जो मेरे पास रिड्यूस्ड सिलेबस था इस कोरोना के सिलसिले में, उस सिलेबस के हिसाब से जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिडक्शन हुई है और उसमें हमने स्प्रिंग मास सिस्टम को छोड़ा है और प्रोजेक्शन के केसेस को छोड़ा है। उसमें सिर्फ हमने सिंपल पेंडुलम किया और उसका एक न्यूमेरिकल किया है जो एक दिया हुआ था। मैं और देख लूँगा, अगर और मज़ीद हुए तो हम वो भी कर लेंगे। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक उसमें लिखा हुआ था वो वेलोसिटी ऑफ साउंड के नाम से दिया गया था। वेलोसिटी ऑफ साउंड, नॉर्मली इसका जो क्वेश्चन होता है कि डिस्कस द फार्मूला ऑफ न्यूटन फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, डिस्कस इट्स फॉल्ट्स या शॉर्ट कमिंग्स एंड डिस्कस लैप्लासियन करेक्शन। लैप्लास एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस फार्मूले में कुछ करेक्शन की थी, उस करेक्शन को डिस्कस करना है। अच्छा, और इससे रिलेटेड फिर एक और क्वेश्चन होता है, वो जो कि फाइनल पेपर में होता है न्यूमेरिकल की शक्ल में, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पूरा हम ज़ाहिर के कवर करेंगे और ये तकरीबन मेरी ख्वाहिश होती है कि 24 या 25 मिनट्स के अंदर अंदर ये लेक्चर आपका हो। और बाकी क्योंकि आपको 16-17 मिनट इसको कॉपी डाउन करने में लगते हैं, फिर आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं, तो तकरीबन सब कुछ करने में आपको 45-50 मिनट्स लग जाते हैं। तो मैं ये चाहता ये हूँ कि 25 मिनट्स के अंदर अंदर हम ये काम कर लें। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अच्छा, मैं स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों ही एतबार से ये क्वेश्चन होता है। प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, सबसे पहली बात तो ये कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पर कॉन्सिस्ट करती है। मैंने कल लेक्चर एक रिकॉर्ड किया था इस सिलसिले में कि मैं पहले ये लेक्चर दूं और बाद में वेलोसिटी ऑफ साउंड डिस्कस करूं, लेकिन ये कि वो लेक्चर में मेरी आवाज़ ही नहीं आ पाई है और मैं उसमें डबिंग कर रहा था तो वो भी नहीं हो पा रही थी। बहरहाल वो मैं उसे देख लूँगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम टाइम टू टाइम उसे डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मली क्लास 10th में ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाता है और उसी रेफरेंस से एग्जांपल्स में ये भी डिस्कस कर लिया जाता है कि जो साउंड हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पर कॉन्सिस्ट करती है। अच्छा, अब ये वो बच्चे जिनके इल्म में ये बात है वो तो इसे बेहतर समझते हैं, और जो जिनके इल्म में नहीं है वो फिर मैं डिस्कस किसी टाइम और कर लूँगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो ऑब्जर्वेशन है कि स्पीड ऑफ साउंड ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन, नंबर एक तो ये है 2 फैक्टर्स मैं लिख दूँ। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साउंड 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1, उसमें से एक है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। अच्छा, मीडियम से मतलब वो सिस्टम होता है जिसमें से साउंड वेव्स गुजरती हैं। ऐसे लाइट के सिलसिले में भी वो पूरा मॉलिक्यूलर एक अरेंजमेंट जिसमें से लाइट पास होती है उसे मीडियम ही कहते हैं। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, अब फ़र्ज़ करें कि लाइट गुजर रही है एयर में से, तो एयर की इलास्टिसिटी, अच्छा अब मैं एयर की इलास्टिक प्रॉपर्टी कहना गलत हो जाएगा, फ़र्ज़ करें कि स्टील में से गुजर रही है, तो स्टील की इलास्टिक प्रॉपर्टी यहाँ मतलब होगा इससे, और इसे ई से ज़ाहिर करते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। और नंबर 2, दूसरी जो खसूसियत होती है मीडियम की जिस पर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, वो होती है इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम।
तो जब आप लिखना शुरू करें तो यहीं से शुरू करें। स्पीड, अच्छा मैं यहाँ लिखना भूल गया, ऑफ साउंड लिख देना इसको। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, नंबर 1 इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम एंड नंबर 2 कौन सी है, इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अच्छा, इनर्शिया से मतलब ये होता है, इनर्शिया आपको पता ही है कि वो प्रॉपर्टी है जिसके सबब से कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने में रेजिस्ट करता है। अब अगर कोई मीडियम है जिसमें से साउंड सिग्नल ने ट्रैवर्स करना है, उसमें से गुजरना है, तो उस मीडियम की ये खुसूसियत कि वो आसानी से मूव करता है या नहीं करता, इस पर भी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। अच्छा, और जनरली एक फार्मूला था, जनरली स्पीड ऑफ साउंड इज़ गिवन बाय, अच्छा गिवन बाय इसका मतलब होता है कि मैथमेटिकल फार्मूला लिखना है आपने इसके बाद, ठीक है। गिवन बाय में कुछ लोग जो है ना वो समझते हैं कि किसने ये दिया था, किसी साइंटिस्ट का नाम सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। गिवन बाय नॉर्मली जब लिखते हैं तो उसके नीचे उसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है। इट इज़ गिवन बाय वी यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अच्छा, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम आपको पता हो ऊपर रख दें, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पता हो उसको नीचे रख दें, ठीक है। अच्छा, अब ई से मतलब यहाँ क्या है, वो ऊपर मैं लिख के आया हूँ, लेकिन चाहे तो यहाँ लिख दें इलास्टिक प्रॉपर्टी, और रॉ से मतलब डेंसिटी ऑफ मीडियम। अच्छा, मैं ज़ाहिर जैसा लिखता हूँ सो लिखता हूँ, आपने साफ़ सुथरा ही लिखना है ना जब भी लिखना है। तो बहरहाल, अच्छा अब ये तो स्पीड ऑफ साउंड है सॉलिड्स के अंदर, उसके लिए ये फार्मूला वैलिड है, लेकिन इन गैसेस इलास्टिसिटी इज़, भाई गैसेस में इलास्टिसिटी नहीं होती है, लिक्विड्स में भी इलास्टिसिटी नहीं होती है। इनमें एक दूसरी चीज़ मेंशन की जाती है, वो उसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि गैसेस और लिक्विड्स में थोड़ी थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर डिस्कस होता है। तो इसलिए इन गैसेस इलास्टिसिटी इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर फिजिकल quantity called compressibility। अच्छा, अब ये जो compressibility है इसको जाहिर करते हैं B से, और B is modulus of compressibility, या इसका दूसरा नाम है बल्क मॉडुलस। अगर मेरे पास अभी फुर्सत आती है तो मैं बल्क मॉडुलस डिफाइन करता हूँ। बेसिकली बल्क मॉडुलस इक्वल होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। मैं कैसे इस चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन करूं। देखें, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक ये सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है यहाँ तक, ठीक है, और आपने यहाँ इसमें कोई प्रेशर भी रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वॉल्यूम है इसका, और वॉल्यूम मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ 1 मीटर क्यूब। अच्छा, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस पर प्रेशर अप्लाई करता हूँ ऊपर से, ठीक है। प्रेशर मैंने, अच्छा अब इस प्रेशर को जब मैं अप्लाई करूँगा ऊपर से, तो ये जो पिस्टन है ये दब जाएगा, गैस नीचे चली जाएगी और प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो ये जो यूनिट चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, with the change in pressure, fractional change in volume is called bulk modulus। ये खुसूसियत होती है हर मीडियम की
कि उस पर आप, अच्छा मैं अगर आम हवा हो मेरे पास और उस पर प्रेशर अप्लाई करूं तो उसमें जो दबाव होगा वो कुछ और होगा, यानी गैस कुछ किसी और लिहाज से कंप्रेस होगी। और अगर मेरे पास फ्रिज में जो भरी जाती है आर्गॉन गैस हो और मैं उस पर प्रेशर अप्लाई करूं और सेम प्रेशर अप्लाई करूं एयर पर भी और सेम प्रेशर अप्लाई करूं आर्गन पे, तो इनमें से कोई गैस ज़्यादा दबेगी कोई कम दबेगी। और ये डिफ़ाइन करता है ये वाला फैक्टर, इसे कहते हैं बल्क मॉडुलस, और ये डिफ़ाइन है फॉर गैसेस। ठीक है, इसको उस पे सॉलिड्स पे अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये बल्क मॉडुलस है। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर गैसेज होंगी तो इलास्टिसिटी को रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि बल्क मॉडुलस। इसलिए ये जो फार्मूला ऊपर हमने लिखा है इसमें ई रिप्लेस हो जाएगा किससे, बी से। देन वी इज इक्वल टू, ये आ गया बी डिवाइडेड बाय रॉ। ठीक है, ये तो फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड है। अच्छा, अब इस सिलसिले में ये जनरलाइज फॉर्म थी। न्यूटन ने इस सिलसिले में थोड़ा वर्क किया था और उन्होंने हमसे क्या बात कही, अब देखते हैं कि न्यूटन फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो मैं हेडिंग बना दूं पहले, न्यूटन। अच्छा मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया कि बी तो मैंने बता दिया ये है, और ये जो डेंसिटी है आपको वैसे पता तो है लेकिन मैं एक दफ़ा फिर लिख दूँ, ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, m ओवर v, और फिर इसको यहाँ इस फार्मूले में आपने रख दिया, यानी यहाँ मास ओवर वॉल्यूम कर देंगे और बल्क मॉडुलस इस फार्मूले से किसी भी सिस्टम का कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को यहाँ रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे पास आ जाएगी। और वर्किंग इस पर की है किसने, सबसे पहले जो वर्किंग की वो न्यूटन ने की थी। अच्छा, अब न्यूटन कई किस्म के काम एक साथ करते थे, इसलिए कई जगहों पे उन्होंने एरर्स भी छोड़ दी हैं। बहरहाल मैं क्रिटिसाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि न्यूटन ने गलतियाँ की हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं तो जाहिर है कि उसमें से हर काम को बहुत ज़्यादा डिटेल टाइम वो नहीं दे सकें, लेकिन उन्होंने जो जो काम जहाँ जहाँ छोड़े थे दूसरे साइंटिस्ट को उसमें यह हेल्प मिली कि उन्होंने उस काम को वहीं से कंटिन्यू किया, इसमें उनका भी नाम बन गया और न्यूटन के फार्मूलाज में बेहतरी भी आ गई। न्यूटन्स formula for velocity of sound। अच्छा, अब न्यूटन का फार्मूला, अब कभी मैं सोचता हूँ कि कहाँ से क्या बात शुरू करूँ क्या ना करूँ। देखें, मैं एक साउंड सिग्नल बनाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। फ़र्ज़ करें कि ये हवा है, ये हवा के मॉलिक्यूल्स बिखरे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है, मैकेनिज़्म क्या होता है। यहाँ से फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स ये साउंड सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है, और कोई ये आवाज़ लगाता है हू, और एक लंबी सी आवाज़। ठीक है, अब ये हू की आवाज़ इसने लगाई। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हवा में, ये जो करीब का मॉलिक्यूल है ये हू की एनर्जी लेके और ये आगे ट्रैवल करेगा, और क्या हो जाएगा कि ये आगे की तरफ चला गया, ये आगे के मॉलिक्यूल को धकेल के और आगे वाले के करीब हो गया, बाकी के मॉलिक्यूल्स ऐसे ही रखे हुए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होगा। अच्छा, ये आपको याद है कि हवा में यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये जब मॉलिक्यूल्स करीब हो जाते हैं तो इन्हें कहते हैं कंप्रेशन, और ये जो दूसरे होते हैं इन्हें कहते हैं रेयर फैक्शन। अब ये एक ही मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ ज़्यादा फासला ज़्यादा है वो उसे रेयर फैक्शन कहते हैं, जहाँ ये करीब हो गए उसे कंप्रेशन कहते हैं। तो क्या हुआ कि आपकी आवाज़ के जो सिग्नल ने जो आपने जनरेट किया है उसने कंप्रेशन जनरेट किया है, और तो इसी हवा के मॉलिक्यूल में एक जगह कंप्रेशन जनरेट हो गया, एक जगह पे कंप्रेशन रेयर फैक्शन है। अब क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स इनर्शिया की वजह से वापस आएंगे अपनी असल जगह पे, क्योंकि इलास्टिसिटी की वजह से ख्वाहिश ये होती है कि जैसे ही इनकी असल पोजीशन है ये वापस उसको रीगेन करें, ये वाला मॉलिक्यूल वापस आ जाएगा, ये भी वापस चला जाएगा अपनी जगह पर, ये भी वापस जाएगा, लेकिन इन बिटवीन ये आगे वाले मॉलिक्यूल को जाके हिट करेगा। तो जब ये आगे जाएगा तो ये उससे करीब हो जाएगा, अब ये करीब हो जाएंगे आपस में, बाकी के मॉलिक्यूल दूर दूर पड़े हुए। तो अब वो जो कंप्रेशन इस जगह पे था वो ट्रांसफ़र हो गया आगे। ठीक है, अब ये होता ही है कि मॉलिक्यूल्स इस तरह ये आगे आगे इस तरह वाइब्रेट करते हैं, और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो
कभी ये उससे करीब हो जाते हैं, कभी ये इससे करीब हो जाते हैं, कभी इनमें फासला बढ़ जाता है, कभी इनमें फासला कम हो जाता है। तो अब ये जो कंप्रेशन है ये फिर आगे अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होगा कि ये ख़ुद अपनी असल जगह पे आएगा और ये कंप्रेशन आगे ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे ही ये मॉलिक्यूल्स आगे से टकरा के एक दूसरे से टकरा के और वापस आके कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जनरेट करेंगे और इससे आपकी जो साउंड सिग्नल है वो आगे ट्रैवल करता जाएगा। और यहाँ पे कोई लिसनर खड़ा हुआ होगा, अगर ये फ़र्ज़ करो कि बड़े कानों वाला लिसनर है तो इसको ये आवाज़ सुनाई दे देगी, ठीक है। होता ये है कि ये फिर मॉलिक्यूल्स आपस में हिट करके और साउंड सिग्नल को आगे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। न्यूटन ने ये बात कही कि जब साउंड सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, अब ये हैं तो गैसेज ही ना, तो ये गैस है और गैस एयर जो है वो गैस ही है, गैसेस का मिक्सचर है समझ लें। तो इस गैस में अब ये जो रेयरफेक्शन और वो बन रहे हैं मुसलसल इधर उधर ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इससे क्या होता है कि सिस्टम में जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मुसलसल वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी हरकत हो रही है। लेकिन न्यूटन ने ये फ़र्ज़ किया कि जब ये वेलोसिटी ऑफ साउंड सिग्नल आगे जाता है तो इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्या कहना है? यानी कि चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता, यानी कि अगर कोई ऐसा सिस्टम जिसमें चेंज इन टेम्परेचर ना हो तो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो न्यूटन proposed that the propagation of sound, अच्छा प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? ट्रैवल करना ना। न्यूटन proposed that the propagation of sound takes place under isothermal condition, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता है। अच्छा, अब गैसेस को हम डिस्कस करें तो गैसेस लॉ फिर अप्लाई होंगे ना इस पर, ठीक है। और गैसेस लॉ में जब कहते हैं, बात करते हैं कि गैसेस लॉ, तो गैसेस लॉ तो दो हैं, एक तो हैं ये बॉयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ। इसमें से टेम्परेचर कांस्टेंट कौन से लॉ में होता है? याद है, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। तो टेम्परेचर जो कांस्टेंट होता है वो होता है बॉयल्स लॉ में। तो बॉयल ने हमें ये बात कही थी कि अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/V, और अगर ये वाला साइन हटाएं तो ये आ जाता है इक्वल एंड कांस्टेंट, और आगे 1/V एज इट इज़ आ जाएगा। V यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये आएगा PV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी गिवन सिस्टम में इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई करें तो फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल रहता है, इसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि न्यूटन प्रपोज दैट द प्रोपगेशन ऑफ साउंड टेक्स प्लेस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशंस एंड इन आइसोथर्मल प्रोसेस, किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस B इक्वल होता है प्रेशर के। B याद है, अभी मैंने आपसे बात की थी, क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है। अच्छा, मैं पहले ना ये 24 मिनट्स का लेक्चर ये चारों की कंप्लीट कर लूँ। अभी 18 मिनट्स हो गए ना, तो मैं चाह रहा हूँ पहले ये कंप्लीट हो जाए। अगर इसमें मेरे पास टाइम आता है ना तो मैं बल्क मॉडुलस कैसे प्रेशर के इक्वल है फिर इसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरी ज़बान पे यकीन करो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल होता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन, वेलोसिटी ऑफ साउंड फिर किसके इक्वल आएगी? V इज इक्वल टू P ओवर रो, वेयर P इज प्रेशर ऑन द सिस्टम और रो इज डेंसिटी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, ये न्यूटन ने प्रपोज किया था। कहने लगे कि ये जो साउंड वेव्स हैं ये जब मूव करती हैं
तो ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल होता है। इस आइसोथर्मल प्रोसेस के सबब से बल्क मॉडुलस रिप्लेस हो जाता है प्रेशर से। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर वगैरह और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ प्रेशर लिख देंगे यहाँ, और ये नीचे डेंसिटी है। प्रेशर ऑफ द मीडियम को जब डेंसिटी ऑफ द मीडियम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पता चल जाएगी। और फॉर एयर 1 ATM, अच्छा STP पर एयर का जो प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है, और ये इक्वल होता है 10135 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको समटाइम्स आप ऐसे भी लिखते हैं ना, 1.01 की पावर 5, बाकी सारा निगलेक्ट कर देते हैं। तो या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, और या ऐसे लिख सकते हैं। पूरी वैल्यू तो ये है इसकी, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ एयर क्या है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर ये होती है, मैं लिख के लाया था ये वैल्यूज़ क्योंकि मुझे ये नज़र नहीं आनी थी तुम्हारी बुक में, तो मैंने इंटरनेट से लेक्चर डाउनलोड करके उनमें देखिए ये लिखी हुई है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ द एयर है। केमिस्ट्री में शायद तुमने पढ़ा हो, मिस गुल ज़हरा ने यकीनन कहीं डिस्कस किया होगा, नहीं किया तो उनसे पूछ लेना भाई। अच्छा, अब ये वैल्यूज़ अगर आप इसमें रख दें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड फिर आती है, यानी कि अगर मैं यहाँ रख दूँ 10135 डिवाइडेड बाय 1.293, इसे जब करते हैं तो तकरीबन ये आती है 280 मीटर्स पर सेकेंड। तो न्यूटन ने जो वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी वो आई थी 280 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े अरसे तक तो किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया होगा कि ये वैल्यू उन्होंने सही निकाली है या नहीं। बाद में ये बात पता चली कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 280 मीटर्स पर सेकंड नहीं थी, बट मैं लिख देता हूँ, बट एक्चुअल वेलोसिटी, अच्छा मैं बार बार वेलोसिटी कह रहा हूँ, आप डबल माइंडेड ना हो, ये वर्ड वेलोसिटी या स्पीड आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड बाद में एक्सपेरिमेंटली की गई, और ये आपने भी एक्सपेरिमेंट में करना है। वो देखा था मैं साइंस लैब में, जो रेजोनेंस ट्यूब थी, ट्यूबलाइट की तरह की एक ट्यूब जिसमें पानी भरा हुआ था और उसके ऊपर ट्यूनिंग फॉक्स मार मार के आवाज़ जनरेट कर रहा था। वो प्रैक्टिकल है आपका, उसमें आपने ये वेलोसिटी ऑफ साउंड लैब में कैलकुलेट करनी है। तो जब आप उसमें कैलकुलेट करेंगे आप देख लेंगे कि ये आती है, बट एक्चुअल वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड इज़ 332 मीटर्स पर सेकेंड, ये एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि एरर न्यूटन के फार्मूला में क्या है। तो एरर, परसेंटेज ऑफ एरर, ये न्यूटन के फार्मूला। अच्छा, अब देखें कि मैं न्यूटन के फार्मूले में एरर की बात कर रहा हूँ। तो एरर, परसेंटेज ऑफ एरर कैसे निकलती है, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, आपने लैब जो की हैं उसमें किसी भी लैब में आपने परसेंटेज ऑफ एरर कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपने प्रैक्टिकल किया, अभी देखना है जाके, ठीक है। अपने पास जो आपके पास जर्नल है उसमें देखें, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है, उसमें परसेंटेज ऑफ एरर नीचे लिखा है, वहाँ भी आपने ये करना है। एक्चुअल वैल्यू में से आपने जो ऑब्जर्व की है वैल्यू से माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे एक्चुअल वैल्यू से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो परसेंटेज ऑफ एरर निकल आएगी, ठीक है। अच्छा, मैं एक्चुअल वैल्यू है 332, ऑब्जर्व वैल्यू है 280, डिवाइड करेंगे इसे 332 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा मुझे याद नहीं है, मैंने नोट्स में पढ़ा था 17% के करीब एरर था न्यूटन के फार्मूला में, ठीक है। तो दिस वाज द एरर इन न्यूटन फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये होता है कि डिस्कस द फार्मूला प्रपोज्ड बाय न्यूटन
एंड डिस्कस इट्स एरर। तो आप बताएंगे कि जी उसने जो वेलोसिटी कैलकुलेट की है वो 280 निकली है, एक्चुअल वैल्यू 332 है, ये एरर है, और परसेंटेज ऑफ एरर उसमें ये निकली थी तकरीबन 17%। अब इस एरर को किसी साइंटिस्ट ने आके करेक्ट किया था, और साइंटिस्ट का नाम है लैप्लास। तो लैप्लेसियन करेक्शन है, और लैप्लेसियन करेक्शन मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। अब ये पूरा हो गया ना, यहाँ तक मेरे पास तकरीबन 25 मिनट्स हो रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इससे ऊपर ये नहीं जाए। यहाँ तक का आपने लेक्चर लिखना है अपने पास, ठीक है। नोट्स बने होंगे, नोट्स के अंदर आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप एज इट इज़ उसी को कॉपी कर दें, जो आपके पास नोट्स हैं अगर आपको वो याद हैं, वो आपको समझ में आता है, उसमें से देख के लिख दें आप, ठीक है। और ये सबमिट कर दें। आपने उसमें मेंशन करना है, ये जो हेडिंग डली हुई है ना, हर नोट्स में तकरीबन ये हेडिंग डली हुई है ऐसे ही, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड। और स्पीड ऑफ साउंड में फिर उन्होंने बाकायदा इलास्टिक प्रॉपर्टी डिस्कस की है, डेंसिटी ऑफ मीडियम डिस्कस की है, बल्क मॉडुलस डिस्कस किया है, फिर उन्होंने न्यूटन के फार्मूला की हेडिंग दी है, और फिर ये न्यूटन फार्मूला डिस्कस करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है 280 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब आपने बाकायदा वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट नहीं करना, आप सीधा यहाँ लिख भी सकते हैं कि 280 इतना होता है। अच्छा, और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड इतनी होती है। एरर क्या है इसमें कि observed value of Newton does not match with the actual value velocity of sound, that is 332 meters per second। ये आप लिख के उसके बाद परसेंटेज ऑफ एरर आप चाहें तो निकाल दें, ये नोट्स में नहीं निकला हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये लिख दिया गया है कि इन द न्यूटन फार्मूला 17% एरर वाज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ये लिखा होता है, आप चाहें तो इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो आपके पास आंसर है 17 नहीं आएगा तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, चलें 16 ना आए तो 15.8, जो कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा हो वही लिख देना है आपने, ठीक है। ये लिख देना, दिस वाज द एरर इन द न्यूटन फार्मूला। अब लैप्लास ने उसमें जो करेक्शन की थी वो नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा, ये लिख के आपने मुझे सबमिट कर देना है, ठीक है। मैं टास्क अभी क्रिएट कर देता हूँ, रात को ही मेरे ख्याल में अब सैरी से कुछ पहले का टाइम हो रहा है, पंखा बंद करके हम कर रहे हैं आपके लिए ये लेक्चर, बहरहाल शुक्र है अल्लाह का। तो मेरे बच्चों, इस लेक्चर को आपने लिखना है, और इस साल एग्ज़ाम के लिए इस लेक्चर को आपने प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। चैप्टर 8 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो तो उन्होंने ऑब्सोलीट कर दी, निकाल ही दी हैं, तो जो बची हैं उनमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसका न्यूमेरिकल है, हमने फिर करना है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इंशाल्लाह वहाँ तक हम पहुँचेंगे, तो इसी वीक में इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।